अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। साल 1967 में बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटनी हैविश बुलेट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे थे, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस अपर्चर सिंथेसिस रेडियो टेलीस्कोप है और ये दुनिया के बाकी इलाकों में लगी हुई रेडियो टेलीस्कोप के डाटा को इकट्ठा करके इसे प्रोसेस करती है। ये स्पेस से आने वाली तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, खासतौर पर रेडियो वेव्स को इकट्ठा कर रहे थे ताकि हमारी यूनिवर्स के बारे में हम इंसान मजीद जान सकें। अचानक इन्हें कुछ अजीबो गरीब रेडियो सिग्नल्स मिलना शुरू हुए जो कि पल्सेस की तरह अप और डाउन नजर आ रहे थे। प्रोफेसर एंटनी बहुत हैरान हुए कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है और ये सिग्नल आखिर कहाँ से आ रहे हैं। पहले तो इन्हें लगा कि शायद कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ हम इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और उसी ने ही ये सिग्नल भेजे हैं। लेकिन जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक ऐसी खोज हुई जिसने हमारी इस पुरस्कार यूनिवर्स के मुतालिक हमारे नजरियात को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और यूं पहले न्यूट्रॉन स्टार या पुल्सर की दरियाफ्त हुई जो कायनात में मौजूद बहुत ही पुरस्कार और खतरनाक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। दरअसल ये मरने के बाद सितारों की बाकियात हैं जो कि ब्लैक होल की तरह ही ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल नहीं है। जहाँ सितारों का वजूद ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरानकुन है, वैसे ही इनकी मौत भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कायनात में हर जिंदा चीज को मौत आनी है, इसे फना होना है। सो सितारों के साथ भी ऐसा होता है। हमारा सूरज भी एक सितारा है जो अपने अंदर तकरीबन 1 मिलियन जमीनों को समा सकता है, लेकिन फिर भी इसका साइज एक दरमियाने दर्जे के सितारे का ही है, क्योंकि हमारी यूनिवर्स के अंदर इससे भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं। और जब ये सितारे अपना ईंधन इस्तेमाल करने के बाद मरने के करीब होते हैं तो जहाँ एक तरफ इनके अंदर मुख्तलिफ तय बतय अनासिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वहीं जब इनके मरकज के अंदर लोहा पैदा हो जाए तो ये एक बहुत बड़े धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके की रोशनी कायनात में देखी जाने वाली सबसे तेज रोशनी है जो कि कई लाइट ईयर दूरी तक पहुंचती है। अगर ये सितारा बहुत बड़े साइज का था या इसका मैस बहुत ज्यादा था तो सुपरनोवा धमाके के बाद जब इसकी ग्रेविटी कोलैप्स कर जाती है तो ये ब्लैक होल के अंदर बदल जाता है, जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, फिर चाहे वो कोई रोशनी ही क्यों ना हो या फिर कोई प्लेनेट हो या कोई और स्टार। लेकिन अगर ये सितारा दरमियाने दर्जे का था तो ये सुपरनोवा के बाद पुल्सर या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, जो कि ब्लैक होल की तरह ही एक लाइट बीम को खारिज करता है। लेकिन इसकी असल खासियत इसकी तेज तरीन रफ्तार है, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर या 1 मिली सेकंड के अंदर कई सौ बार घूम सकता है। जबकि इसके नॉर्थ और साउथ पोल की लाइट बीम जब जमीन की तरफ पहुंचती है तो हमें पल्सेस की सूरत में ये अप एंड डाउन सिग्नल मिलते हैं। इसकी कसाफत या डेंसिटी सुपरनोवा धमाके के बाद इस कदर बढ़ जाती है कि यकीन करना मुश्किल है, बिल्कुल ब्लैक होल के जैसे। फर्ज करें कि अगर न्यूट्रॉन स्टार का एरिया सिर्फ 30 किलोमीटर है तो इसका मैस हमारे सूरज के बराबर होगा, या फिर खाने के एक चम्मच के जितना इसका साइज जमीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट के वजन के बराबर होगा, यानी तकरीबन 10 मिलियन टन से भी ज्यादा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इसके बड़े साइज की वजह से मजीद ताकतवर होकर इसे मजीद डेंस बना दे तो ये स्टार सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस सितारे का साइज बहुत छोटा हो तो तब क्या होगा। हमारा सूरज या इससे कोई छोटा सितारा अगर एक धमाके से फट जाए तो वो सिर्फ ठंडा होकर एक व्हाइट डॉर्फ यानी एक सफेद बोने में बदल जाएगा, और इसके फटने के बाद इसके पास देने के लिए ना तो रोशनी होगी ना ही कोई हीट। लेकिन फिर भी इसके छोटे साइज के बावजूद इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हमारे सूरज के सुपरनोवा के बारे में भी साइंटिस्ट का यही ख्याल है कि आज से तकरीबन 5 से 7 मिलियन सालों बाद हमारा सूरज भी एक सुपरनोवा धमाके से पहले एक बड़े रेड जाइंट के अंदर बदलकर मरकरी, वीनस और जमीन तक फैल जाएगा और फिर फटकर एक व्हाइट डॉर्फ के अंदर बदल जाएगा, ना कि पुल्सर यानी न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल में। न्यूट्रॉन स्टार की पल्सेस को देखकर यह अंदाजा होता है कि इसकी आवाज भी बहुत यूनिक होगी। स्पेस के अंदर साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, सो जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स के अंदर बदला तो न्यूट्रॉन स्टार की कुछ इस तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई शख्स दरवाजे को हिट कर रहा हो या फिर दरवाजे को बजा रहा हो। इसीलिए सितारे का नाम पुल्सर रखा गया, जो कि लैटिन वर्ड पैलेन से निकला है, जिसके मायने है बाकायदगी से आवाज पैदा करना। 20वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त होने वाले सितारे की बाकियत को कुरान करीम ने 1400 साल पहले सूरह तारीख के अंदर कुछ इस तरह से बयान फरमाया कि उस दौर के अंदर कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि वो सितारा जो तेज रोशनी खारिज करता है, जो कायनात की अंधेरी गहराइयों को चीरते हुए
दूर तक जाती है। इससे ज़रब लगाने या हिट करने की आवाज़ आती है और ये अंधेरे के अंदर भी चमकता हुआ दिखाई देता है। इस सितारे के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, कसम है आसमान की और रात के वक्त नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला क्या है, चमकता हुआ तारा। तारिक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि लफ्ज़ तराक से निकला है और इसके मायने है दरवाज़ा खटखटाना या हिट करना। या तारिक का लफ्ज़ ऐसे शख्स के बारे में भी इस्तेमाल करते हैं जो रात के अंधेरों को चीरता हुआ इस अंधेरे में सफ़र करे या रात के वक्त कोई चीज़ दरवाज़ा खटखटाए। क्या ये सब वही खसूसियात नहीं है जो आज हमें पुल्सर या न्यूट्रॉन स्टार के बारे में साइंस दिन रात की मेहनत और रिसर्च के बाद बता रही है? ये बातें अरब के सरा में मौजूद लोगों को आज से 1400 साल पहले कौन बता सकता है? यकीनन इस कायनात को बनाने वाला खालिक, इंसानों और ज़मीन का मालिक, जिससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। आज हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि एटम किसी भी मैटर का छोटे से छोटा हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मज़ीद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी क्वार्क से मिलकर बने हैं। यही नहीं बल्कि क्वार्क्स भी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बनी है, जिसे साइंस के अंदर स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। यानी इस कायनात के अंदर छोटे से छोटा मैस एक स्ट्रिंग का मैस है, जिसकी वाइब्रेशन ये डिटरमिन करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस कितना होगा। क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम ने यह बात भी आज से 1400 साल पहले कुछ यूं बयान फरमाई? ज़रा गौर कीजिएगा। सूरह अन-निसा आयत 49 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं लेकिन है नहीं, बल्कि खुदा जिसे चाहता है उसे पाकीज़ा करता है, और इन पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अब यकीनन स्ट्रिंग के मायने तो आप उर्दू के अंदर जानते होंगे। जी हाँ, ये कहते हैं धागे या छोटी रस्सी को। यानी यही वो छोटी से छोटी चीज़ है जो इस कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके बाद सूरह यूनस में फरमाया, और तुम्हारे रब से कोई भी चीज़ गायब नहीं है, ना ज़मीन में, ना आसमान में, और ना ही इससे कोई छोटी और ना ही इससे कोई बड़ी चीज़ जो इस रोशन किताब में ना हो। दोस्तों, यहाँ ज़मीन और आसमान के बाद छोटी से छोटी चीज़ का मतलब यही स्ट्रिंग्स हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ जो अब तक हम इंसानों ने कायनात के अंदर डिस्कवर की है, इसे हरकुलस कोरिना बोरेलियस ग्रेट वॉल कहते हैं, जो 10 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ एक बड़ा स्ट्रक्चर है। आपको बताता चलूं कि हमारी यूनिवर्स को हम इंसानों ने 2 हिस्सों के अंदर बांट रखा है। एक को हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कायनात का वो हिस्सा जहां तक हम इंसान देख सकते हैं या इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी एक ऐसा हिस्सा जहां पर ना तो हम पहुंच सकते हैं और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी कभी वहां पर पहुंच पाएगी। इसलिए हम इंसान ये नहीं जानते कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार क्या कुछ पुरअसरार मौजूद है। आपको बताता चलूं कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैली हुई है, और उसके अंदर मिलने वाला सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। एक लाइट ईयर तब होता है जब हम इस कायनात में मौजूद सबसे तेज रफ्तार यानी रोशनी की रफ्तार से मुसलसल 1 साल तक सफर करें। ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिसे 2013 के अंदर एक अमेरिकन और हंगेरियन एस्ट्रोनॉमर ने आज की जदीद तरीन टेलीस्कोप से दरियाफ्त किया। लेकिन हमारी एक्चुअल यूनिवर्स कितनी बड़ी है और वहाँ क्या कुछ मौजूद है, हमें इसका ना तो इस वक्त कोई अंदाजा है और ना ही कभी फ्यूचर में हो सकेगा, जो किसी मसलियत की वजह से इंसानों की सोच या फिर अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। क्या इतनी बड़ी यूनिवर्स को बनाने वाली ज़ात कोई इंसान या एलियन जैसी मखलूक हो सकती है? आप किसी भी अकीदे और मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन इंसान ज़रूर है जिसे सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत दी गई है। सो एक बार सोचिएगा ज़रूर। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।